मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि जो स्टूडेंट जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी प्रोटेस्ट जो चल रहा है, मैं उसको तो डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। बट ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में सरकारी नौकरी आज से नहीं, हम पता नहीं कब से ये बोलते आ रहे सरकारी नौकरी की तैयारी करो। अब उसमें यूपीएससी है, एसएससी है, सीजीएल है, नेट है, या और बहुत सारे ऐसे नेशनल एग्जाम्स है। क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करके? देखिए, कोई भी स्टेट बिना सरकारी कर्मचारियों के तो नहीं चल सकता। ऐसा तो कोई दुनिया में देश बना ही नहीं जिसमें ब्यूरोक्रेसी ना हो। सरकारी नौकरियां तो चाहिए, बट सरकारी नौकरी पूरे सिस्टम का अगर एम हो जाए, मतलब आप ये समझ लो, आपका एक ऐसा आपने कॉलेज खोला जहां सबको टीचर बनना है, कोई स्टूडेंट नहीं बनना चाहता है, तो टीचर पढ़ाएगा किसे? उसी तरह सरकारी नौकरी का जितना ज्यादा क्रेज है, ये एक सिस्टम का फेलियर है। बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं, बट सरकारी नौकरियों का इतना ज्यादा क्रेज कि लोग उसके लिए प्राण देने को तैयार है। हाँ, जान देने को क्यों तैयार है ऐसा? वैसे भाई आप ये बताओ कि एसएससी में प्रोटेस्ट हो रहा है जितना, इतना प्रोटेस्ट अगर मेरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाहर हो जाता तो अब तक मैं जेल पहुंच चुका होता। अगर मेरी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती तो आप इतने लोग अगर मेरे कॉलेज के आगे ले आते, या मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं या मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, इतना प्रोटेस्ट आप मेरी कोचिंग के खिलाफ करवा दो, मेरे प्राइवेट कॉलेज के खिलाफ करवा दो, डीन से लगा के वीसी से लगा के टीचर जेल पहुंच जाए। इतना एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, एक आदमी स्टेटमेंट देने नहीं आया। दिस लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पावर इज व्हाट एवरीवन वाई फॉर। एसएससी के प्रोटेस्ट में एसएससी वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जॉब हर एसएससी वाले को चाहिए। ये डाइकोटमी समझ, आप एसएससी में हो और मैं जॉब चाहिए। मुझे जॉब इसीलिए चाहिए कि मुझे आपकी पावर पे आना है। इतने प्रोटेस्ट के बावजूद भी आपसे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग रहा है, एक मंत्री का बयान नहीं आ रहा है, एक मीडिया वाला जाके नहीं, अरे यार उनका घर तो पता ही होगा एसएससी के चीफ का, जाके घर के बाहर 10 मीडिया वाले खड़े थे, कोई नहीं खड़ा। सर ये पावर चाहिए, ये पावर चाहिए। भाई आप ये बताओ, आपका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, अभी वो इस कॉलोनी के अंदर 20 ठेले वालों को अलाउ कर दे, कॉलर पकड़ लोगे जाके आप उसका, हवलदार खड़ा होकर आपसे कर दे, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उससे जाके कहने की। तो वो पावर चाहिए। एसएससी प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हो कर पा रहे हैं लोग, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उनके खिलाफ है, वो उनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं जिनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी नहीं जा सकती है, और हर जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको उसी जॉब तक पहुंचना है। इट इज द डाइकोटमी ऑफ द सिस्टम। क्या है फिर एसएससी का काला सच जो इस प्रोटेस्ट से आपने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है? बीइंग अ एजुकेटर आपको क्या समझ आया? मुझे ये समझ आया कि इतनी ज्यादा डेस्परेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स जब होगी, इतनी ज्यादा और इतने ज्यादा संख्या आएगी, तो कोई भी बॉडी इस नाम पर उस अकाउंटेबिलिटी से हट जाएगी कि भाई इतने लोगों को मैनेज कैसे करें। आप ये बताओ क्यों एक प्राइवेट प्लेयर की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि 1000 जॉब के लिए 30-30 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। 30 लाख लोगों को तो सच में कोई नहीं मैनेज कर सकता, मतलब आसान नहीं है। और ये उसके पीछे छुप जाते हैं कि 30 लाख लोग हम कैसे मैनेज करें। भाई आप खुद बताओ कि 1000 जॉब के लिए 30 लाख कितना ज्यादा जो है संख्या है, और उनका मिसमैनेजमेंट है, उस पर बाद में आएंगे। मगर जो पूरा सिस्टम है ये डिजाइन ही ऐसे है कि आप लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एसएससी अकाउंटेबल नहीं है, इसीलिए उस जॉब का चार्म, गवर्नमेंट जॉब्स का चार्म ही है कि उसमें उसके अकाउंटेबिलिटी कम है, और जब उसकी अकाउंटेबिलिटी कम है तो उसको कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे आप बताओ, अगर आपने एक दुकान खोली और दुकान पे 5 लोग आए, तो आप उन 5 लोगों की बहुत केयर करोगे, पर आपको कल को यह पता लग जाए आप दुकान में कुछ भी करोगे, 1 लाख लोग आपकी दुकान के बाहर समोसे खाने को खड़े हैं, तो आप उनको कैसे ट्रीट करोगे? 5 लोग जब आपकी दुकान में आएंगे तो आप उनको इज्जत से ट्रीट करोगे, 500 आएंगे तो कम इज्जत। 5 लाख लोग आपको पता है आपकी दुकान के सामने रोज मजमा लगता है 2-2 किलोमीटर, तो आप तो मार मार के भगाओगे अपने कस्टमर्स को, तो आपके लिए कस्टमर भगवाने जाएंगे। एसएससी और गवर्नमेंट एजेंसीज को पता है, रेलवे का टीटी आपसे ऐसे थोड़ी बात करता है कि आप उसके कस्टमर हो। रेलवे का टीटी आपसे कैसे बात करता है? आप प्राइवेट कैब में जाओ, आप देखो उसका ड्राइवर आपसे कहा, जैसे आपको रेटिंग का भी उसको डर है, उसको 100 डर है। टीटी और एक प्राइवेट कैब ड्राइवर में क्या अंतर है? टीटी को पता है सब जानवर यहीं मरेंगे आके कल भी, इनको मैं लात मार के भी यहाँ ट्रेन से भगाऊं तो भी इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं।
एसएससी को ये बात पता है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पिछले 3 साल 4 साल में अगर आप देखो तो फार्मर रोड पे, अग्निवीर वाले रोड पे, स्टूडेंट रोड पे, और अब फाइनली टीचर बच्चे थे वो भी रोड पे। ऑलमोस्ट नीतू मैम और राकेश सर को तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 घंटे सिर्फ बस में घुमाया है दिल्ली के अंदर। जो टीचर क्लास में संविधान पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, वो इस प्रोटेस्ट में उस संविधान को फॉलो भी नहीं कर पा रहा है, और उसके साथ ये सब हरकतें हो रही है। स्टूडेंट के साथ तो जो हो रहा है चलो ठीक है, जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात आई ना, उसमें टीचर, स्टूडेंट और गवर्नमेंट, स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी किसको मानेगा? टीचर को, कि भाई टीचर ने उसको अच्छा नहीं पढ़ाया, इस वजह से चलो वो फेल हो गया, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया वो पास हो गया। अब जब गवर्नमेंट ही ये सब कर रही है टीचर और स्टूडेंट के साथ में, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? देखो, दो सवाल हैं आपके। एक तो इतना केओस, फार्मर प्रोटेस्ट ये और वो सब क्यों? तो प्रोटेस्ट इस देश में हमेशा से होते रहे। सोशल मीडिया के आने के बाद केओस बढ़ाना आसान है, प्रोटेस्ट करना आसान, तो करते हैं लोग, जो कि एक पॉजिटिव चेंज है। पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, आप बुलाने कहां जाओगे? 1980 में आपको प्रोटेस्ट करना है, कैसे आप लोगों से बताओगे कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है? बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। करपात्री महाराज ने प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट के पास 1966 में। रॉयट्स हुए, गोलियां चली, कोई कहता इन्होंने पहले चलाई, कोई कहता उन्होंने पहले चलाई, नहीं पता हमें। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। तो प्रोटेस्ट का बढ़ना कोई बहुत बड़ा, तो मैं इसको जो है समस्या नहीं मानता, क्योंकि प्रोटेस्ट हमेशा से होते थे। सोशल मीडिया के दौर पे हम आसानी से अपनी बात कर लेते हैं। हमारे आपके जैसा आदमी आज से 20 साल पहले अपनी बात करने को कहीं है था नहीं कुछ। आज सोशल मीडिया, हर आदमी के पास चैनल है, अच्छा कंटेंट बनाओ, आप भी जो है स्टार बन जाओगे। तो ये क्योस इतना लग रहा है, ये पॉजिटिव चेंज है, मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा क्योस कर पाना, ऐसा क्योस होना रेगुलर, इट इज साइन ऑफ अ पॉजिटिव थिंग। और गवर्नमेंट भी मुझे कोई बहुत ऑप्रेसिव इस मामले में सच में नहीं लगी, मैं आपको बताता हूं आगे, कई लोग इससे नाराज हो जाएंगे। बट कोई भी अगर आप प्रोटेस्ट, अगर आप एग्जाम्स में ऐसे प्रोटेस्ट को तुरंत मानने लग जाओगे तो कोई एग्जाम ही नहीं होने देगी पब्लिक। अगर स्टेट पीएससी, आपको पता है यूपीएससी में हर साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। कभी कहते कोविड हो गया, कभी कहते पेपर टफ आया। अगर गवर्नमेंट इतनी आसानी से सुनने लग जाएगी, कोई भी प्रोटेस्टिंग बॉडी, गवर्नमेंट नहीं, कोई भी प्रोटेस्टिंग बॉडी, मैं ही एक टेस्ट लूं आप 10 लोगों का, तो आप में तो 10 लोगों में कुछ लोग कहोगे पेपर अच्छा नहीं बना, कुछ लोग कहोगे सर आप ये वाला पंखा नहीं चल रहा था, कुछ लोग कहोगे सर मेरी कॉपी टाइम पे इन्विजिलेटर ने नहीं ली। कुछ ना कुछ समस्याएं तो इतने बड़े सिस्टम में आएंगी। आप अगर इतनी आसानी से मानने लग जाओगे, मैं नहीं कह रहा हूं ये समस्या बड़ी नहीं है, अभी उस पर बाद में आएंगे, पर आप जो प्रोटेस्ट कह रहे हो गवर्नमेंट इतनी आसानी से मान नहीं सकती। और प्रोटेस्ट जो रोड पे कर रहा है उस पर गवर्नमेंट, मतलब आपको क्या लगता है तुरंत गवर्नमेंट डिमांड मान ले? आएंगे अपन बात पे, डिमांड बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट नहीं मान रही वो भी गलत है, बट जो आपको जितना क्योस लगता है वो कोई बहुत नेगेटिव साइन है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, लोगों को आना चाहिए, लोग और आएंगे। पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, लोग इकट्ठे नहीं होते थे, कम से कम ये पॉजिटिव चीज है कि हमारे देश में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पहले कुछ होता था, कुछ कोई इकट्ठा ही नहीं हो पाता था, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था। सिख दंगों में इतने लोग मारे गए, और गुजरात दंगे भी ले लो, मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उनको सजा नहीं मिली, कोई आज तक नहीं आ पाया। अब सोशल मीडिया नहीं था। अब मैं एक बात कहूं, कोई इमोशनल सी बात कह दो, पूरे देश में आप उसको रोक ही नहीं सकते। तो मीडिया फ्री हो रहा है, मीडिया डिसेंट्रलाइज हो रहा है, हर एक आदमी के कहने की बात है, तो इसलिए वो बात। तो पहली बात तो जो प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, इट इज साइन ऑफ अ पॉजिटिव चेंज, दिस केओस विल रिजल्ट। ये वो प्रसव पीड़ा है, लेबर पेन, जिससे एक बेहतर ओपन सोसाइटी आएगी। आज पुलिस वाला आपको बीच रोड पे चांटा मारने पे डरेगा, कैमरों का डर है, उस सीसीटीवी का डर है, और अगर वो आपको चांटा मार देगा तो तुरंत बात पूरे देश में मैं वीडियो बना के डाल सकता हूं, पहले नहीं डाल पाते थे। तो ये जो केओस हो रहा है ये पॉजिटिव चीज है, ये कोई बहुत, आप इसको ये ना समझें कि देश गर्त में जा रहा है इसलिए प्रोटेस्ट। इस देश में ये सारी प्रॉब्लम पहले होती थी। 80s 90s में पूरे पूरे पेपर आउट होते थे, कोचिंग माफिया टर्म डेवलप हुआ था। पटना की कोचिंग थी, पूरा पूरा पेपर आउट करा देती थी। मैं नाम भूल गया, 2002-3 में कोई था, उसका पूरा पेपर आउट कराने का एक कोई कमेंट में लिखना, 2002-3 में कोई एक वो जेल में गया था, उसने सारे के सारे पेपर आउट करा रखे थे, करोड़ों रुपए उसके घर से मिले, बात ही नहीं उठ पाई है। अब सोशल मीडिया है तो बात उठ रही है। मतलब ये है ना कि एक अनपढ़ लड़की अपने घर वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करती है, एक पढ़ी लिखी लड़की प्रोटेस्ट कर देती है। इसका मतलब उसके घर वाले ज्यादा ऑपरेसिव है, इसका ये भी मतलब उस लड़की की कॉन्शियसनेस ज्यादा है। पहले हम एक अनपढ़ लड़की की तरह घर में दबे कुचले रहते थे, कोई ना बात करने को था ना कोई बताने को था। तो इट्स अ वेलकम थिंग, ये हमारे देश की बेहतरी के लिए, ये बेहतर हो रहा है देश इससे। प्रोटेस्ट और होने चाहिए और होंगे, और इन प्रोटेस्टों को ये ना सोचे कि किसी अच्छे देश में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे।
नॉर्थ कोरिया में कोई प्रोटेस्ट, तो आप इसको पॉजिटिव साइन मानते हो? बिल्कुल पॉजिटिव मानता हूं। प्रोटेस्ट तो एकदम नेचर है। जितनी हमारे देश में समस्याएं, मैं तो कह रहा हूं पता नहीं इतने कम प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। मेजर रूट कोज क्या समझ आया आपको सारे प्रोटेस्टों का? नहीं, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का, कि क्यों इतने स्कैम एजुकेशन में हो रहे हैं? एजुकेशन में डेस्परेशन बहुत है, लोग पे करने को तैयार हैं, डेस्परेशन है जो उनको कंडक्ट कराना है। बहुत सारी समस्या है, उसके बड़े सारे प्लेयर हैं एक एक करके। जैसे आप देख लो, शुरुआत से अगर शुरू करें, जो गवर्नमेंट एजेंसी कराती है, उस गवर्नमेंट एजेंसी, या छोड़ो जिसको आपने सुना होगा एडुक्विटी है, राइट है ना, एडुक्विटी को जो ये मिला टेंडर, एडुक्विटी ने अच्छा एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, ठीक। एडुक्विटी का कस्टमर कौन है? बच्चे हैं कि गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं? जिनका एग्जाम लिखवाया जा रहा है, बच्चे उसके कस्टमर हैं, या कस्टमर जिनको जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं गवर्नमेंट की एसएससी, कस्टमर कौन? बच्चे ही नहीं है कस्टमर। बच्चे कैसे कस्टमर? बच्चों से गलत। क्यों टीसीएस अच्छा करवा रही थी, तो क्या बच्चों का फीडबैक लेके उसका टेंडर आपने एक्सटेंड करा दिया? आपको कस्टमर मतलब खुश किसको करना है? तो गवर्नमेंट को बोल रहे हो? हाँ जी भाई, एडुक्विटी का कस्टमर गवर्नमेंट है, बच्चे हैं ही नहीं। एडुक्विटी को क्या पड़ी है? एडुक्विटी को जिसको खुश करना है, आधे पैसे में वो काम कर रही है। जैसे जितनी भी नेशनल एग्जाम्स कराए जाते हैं और ऐसी एजेंसीज को हायर किया जाता है, उसका क्राइटेरिया मैं देख रहा था कि वो क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, जहां पे कोई भी आप किसी भी मतलब कोई भी ब्लैक लिस्ट कंपनी नहीं चाहिए, उसके बावजूद आपको ये टेंडर मिला। नहीं तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया इन्होंने ऐसा बना ही दिया होगा। क्राइटेरिया, वही तो मैं कह रहा हूं, क्राइटेरिया बनाने वाला भी तो एसएससी ही है। क्राइटेरिया आप किसको कह रहे हो? क्या मतलब है क्राइटेरिया का? आप कैसे पता करोगे क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं? तो वो एटलीस्ट पूरी शेल कंपनी चल रही है, तो वो ओपन होना चाहिए ना फिर। अरे सब कुछ ओपन होना चाहिए, ऑनलाइन टेंडरिंग का जमाना है। पर आप और हम पता नहीं कर सकते उसे। हम और आप कुछ जान के नहीं कुछ जान सकते, हम और आप फोर्स करके कुछ नहीं जान सकते। हम और आप जब तक ये नहीं मानेंगे कि हर साल, जैसे आप ये बताओ इसको, विराट कोहली आपको कैसे पता अच्छा बैट्समैन? क्योंकि रोज मैच क्रिकेट आता है, बिल्कुल हमें उसमें इंटरेस्ट है। एक दिन की परफॉर्मेंस आप थोड़ी जान जाओगे। अभी मैं आपसे पूछूं कि भारत की स्क्वैश टीम में किस प्लेयर का सिलेक्शन होना है, आपको पता ही नहीं। आप एडिक्विटी और टीसीएस का पता नहीं कर सकते इस तरह। उसका जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट एजेंसी कुछ ना कुछ, अगर उसको लेना है आधे पैसे पे, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया वो बना देगी, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया वो वेवर कर देगी। भाई एडिक्विटी ने कौन सा क्राइटेरिया नहीं मैच किया? कौन सा क्राइटेरिया आप बता ही नहीं सकते। क्राइटेरिया बनाने वाला ही जब उसमें उसका वो चाह रहा है एडिक्विटी को। बट एडिक्विटी आज से ब्लैकलिस्टेड नहीं है, 2014 से ब्लैकलिस्टेड है। मैंने भी ऐसे देखे, एमपी में भी है, यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा में भी है। नहीं, ब्लैक लिस्टेड है तो एडिक्विटी यही कह देगी कि भाई केस चल रहा है कोर्ट। कोई ब्लैक लिस्टेड का ये मतलब थोड़ी ना होता है आप सब नहीं बनी, वो कह देगी वहां के गवर्नमेंट कर्मचारियों को हम नहीं सेटिस्फाई कर पाए थे। आप ऐसे इस एक एक करके आप देखोगे, आप उस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी कुछ ना कुछ तो वो लिख ही देगा उसमें। और चेयरमैन की बयान देखे आपने? हाँ सुना मैंने, एनडीटीवी पे जो आया। क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये उसको पूरा 100% कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं होगा। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मालिक होता तो इतनी केयरलेसली वो बोल रहा होता कि पहला सिस्टम था ये तो खराब हो गई। उसके लिए वो स्टूडेंट, 30 लाख स्टूडेंट एक सिरदर्द है। 30 लाख लोगों को कैसे सेटिस्फाई कर दूं तुम्हें यार? भाई आप नए एक्टर, आपका आज तक किसी ने साइन नहीं लिया, किसी ने आपसे साइन मांगा, आप खुश हो जाओगे। आपको लगता है सलमान खान के घर के बाहर भीड़ लगती होगी 20 साल से, तो खुश हो रहा होगा? वो तो उसको न्यूसेंस मानता है कि क्या बवाल है यार। 30 लाख 40 लाख रुपए लोग उनको बवाल मानता है, उसकी बातों से उससे लग रहा है। वो बात ही ऐसे कर रहे हैं कि अरे यार इतना तो होगा ही। अब तो जादू की छड़ी थोड़ी है। आप ही किसी थाने में जाओ, अपनी समस्या कह दो कि भाई थोड़ा प्रायोरिटी से मेरी समस्या सॉल्व करो, तुम ही हो क्या यार समस्या सॉल्व करने के लिए? वो झल्लाने लग जाएगा। वो एक सुप्रीमली कॉन्फिडेंट आदमी, उसको पता है ना मेरी नौकरी जानी है ना कुछ होना है। मैंने सरकार को आधे पैसे पे काम करवा दिया, अब आधे इतने में इतना ही होता है। कौन कह देगा उससे कि काम अच्छा होना चाहिए? वो कहेगा आपको नहीं पता। भाई आप मुझसे एक दिन खाना मंगवाओ 300 रुपए थाली, अगले दिन आप कह दो 150 की थाली ले आओ। तो जब मैं 150 की थाली लाऊंगा तो 150 की थाली 150 जैसी होगी, उसमें रसमलाई नहीं आएगी। बट सडनली इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी मुझे। 350 रुपए कॉस्ट पड़ती थी, अब 150 रुपए कॉस्ट पड़ रही थी।
कॉस्ट कटिंग 210 का तो टेंडर ही उन्होंने भरा है ना। हाँ, तो कुछ मुझे ये बताओ कि लेट्स एग्जांपल कि आपने एक एजेंसी को हायर किया, एसएससी सिलेक्शन बोर्ड ने, उसके बाद उसने एक पोस्ट दी, उस पे उन्होंने उसको वो टेंडर दे दिया। अब जो जितना बड़ा ड्रास्टिक चीज देखने को मिला है कि स्टूडेंट के जो मैं यहाँ पे रील भी लगा देता हूँ, अब इन लोगों के सेंटर अंडमान निकोबार में आए हैं, ठीक है। जब इन लोगों ने सेंटर पे जाके देखा तो इनके सेंटरों की ये हालत है। ठीक बात है। इसके पीछे का कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? कोई अकाउंटेबिलिटी जो ले रहा है वो ले रहा है क्या? आप उसको कैसे अकाउंटेबिलिटी? आप जाओ उसके घर जाओ, कैमरा लेके देखो अकाउंटेबिलिटी लेता है कि नहीं। आप क्या अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हो? इतने मर्डर हुए, आप गए आज तक थाने अकाउंटेबिलिटी लेने? वो जॉब ही इसीलिए उसका क्रेजी है कि अकाउंट, कल को वो जॉब मिल जाएगी, अकाउंटेबिलिटी से मुक्त हो जाऊंगा मैं। वो जॉब ही इसलिए है। अब आप टीचरों की बात कर रहे थे कि इन मैडम को ऐसे बस में बिठा दिया, उन टीचर को, आपको पता है वो कौन है? एसएससी की नजर में वो कौन है? वो माफिया हैं जो बच्चों को भड़का रहे हैं। ये है वो टीचर बिना मतलब अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। मैंने ग्रुप्स में अपने स्टूडेंट्स के बीच में और एसएससी के स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ा है कि वो उन टीचरों पे स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं कि अपने कोर्स बेचने के चक्कर में कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो और कोर्स बिक जाए। तो सेंटर मीडिया में जो बात चल रही है, मैं कल को अगर यूपीएससी के दरवाजे गया और 100 स्टूडेंट और मैं 101 आदमी हूं, 101वां आदमी होगा जिससे वो बात करने में इंटरेस्टेड होगा। यूपीएससी के बंदे के लिए मैं एक माफिया हूं जो इन बच्चों को भड़का रहा हूं। यूपी के सीएम ने स्टेटमेंट दिया है कि हमें पता है इलाहाबाद की कोचिंग है, वो जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ इलाहाबाद में यूपीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, उसमें उनको हम ठीक कर देंगे। तो ये अग्निवीर का जो आपने आंदोलन सुना, उसके पीछे कोचिंगों का हाथ बताया गया कि कोचिंगें बन जाएंगी, इसलिए कोचिंग माफिया जो है ये करवा रहा है। तो इस प्रोटेस्ट में भी कोचिंग माफिया ही है, 100% है। आप पूछ लो जाके उनसे, वो तो बोल नहीं रहे हैं अभी क्योंकि उनको पता है इन टीचरों के खिलाफ। क्योंकि मीडिया ने सवाल किए थे, राकेश सर से भी किए थे, नीतू मैडम से भी किए थे, अभिनव से भी किए थे कि ये प्रोटेस्ट आप अपनी कोचिंग चलाने के लिए, इमेज के लिए तो नहीं चला रहे हो। कोचिंग चलाने के लिए साफ सीधी बात है। पूरी दुनिया की नजर में ये टीचर अंत में विलन साबित होंगे। अभी देखना है, पूरा इनका सिंपैथी हटने दो। गवर्नमेंट में गो एंड में परसिक्यूट देम इवन। गवर्नमेंट इनके यहाँ छापे मरवाएगी। अभी भी रुको तो आपको पता ही नहीं है सब यहाँ पे स्टेट से लड़ने का क्या मतलब है। अगर यूपीएससी कल को रिफॉर्म ले आए कोई, मेरा काम है पूरी दुनिया के बारे में बोलना, यूपीएससी के बारे में नहीं बोलना। मेरा हर सीनियर टीचर मेरे को यही समझाएगा कि तू चुप बैठ। आज मैं एसएससी पे है, ज्यादा खुल के बोल रहा हूं। यूपीएससी पे होगा तो मेरे सीनियर टीचर जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे मित्र, कोई नॉट एनी अथॉरिटी, मेरे मित्र जो वो मेरे घर वाले मुझसे कहेंगे कि तू अपना काम करना यार, तू पढ़ा तो दुनिया बदलने गया। बट आपको लगता है कि जैसे आज एसएससी और सीजीएल में हुआ, ऐसा कल को यूपीएससी में नहीं होता ही है? हो नहीं, क्या होगा, हो ही रहा है। अभी यूपीएससी ने एक वो निकाला है कि टॉपर से बात करके अगर आपका लड़का सिलेक्ट हो जाए तो आप उसकी परमिशन के बिना उसका नाम नहीं छाप सकते। आपको कंसेंट सिलेक्शन के बाद लेनी होगी। इसका ये मतलब है कि उसको खरीदो, जो कोचिंग ज्यादा पैसे दे देती है। भाई आप ये बताओ, आप मेरे स्टूडेंट हो, इसका बड़ा प्रूफ क्या है कि मैं आपका एडमिशन फॉर्म दिखाऊं या सिलेक्शन के बाद आपको अपने बगल में बैठाऊं? बड़ा प्रूफ क्या है कि आप मेरे यहां पढ़े हो, कि आपका 1 साल पुराना जब आप एडमिशन लेने आए थे वो फॉर्म और फोटो मेरे पास और वीडियो है, या जब आप सिलेक्ट हो गए तब आपको बगल में बिठा लो। तो जब आप आए थे साल भर पढ़ने तभी तो वही तो आपका है। नहीं, वही तो ज्यादा बड़ा प्रूफ है कि जब आप सिलेक्ट नहीं थे तब आप मेरे यहाँ, आपका मेरा और आपका जो है एडमिशन है, आप मेरी क्लास में वीडियो है। यूपीएससी ने कहा वो मान्य नहीं होगा। मान्य वो होगा कि लड़का सिलेक्शन के बाद आपको लिख के कंसेंट दे, मतलब जो अच्छा पैसा दे, जब टॉपर को बेच रहे। नहीं तो मैं एक बात कह रहा हूं कि क्या किसने कर लिया? जो भी रिफॉर्म आएगा आप उसको मान लोगे ही। सीसेट था तो भी बहुत लोगों ने रिफॉर्म प्रोटेस्ट किया, सीसेट हट गया तो भी बहुत लोग मतलब अब सीसेट कंपलसरी नहीं है, उसके नंबर जुड़ते हैं तो भी रोज प्रोटेस्ट होता है। जब भी एजुकेशन पॉलिसी मेरी बस आपको ये मैं समझ रहा हूं, मैं उसी पे आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज बनती हैं, उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो तो ठीक है, वरना उस पॉलिसी का अगर उल्लंघन करते हो तो जो भी कोचिंग वाला एग्जांपल दिया आपने वो कहीं ना कहीं सत्य ही होगा। आपसे पिछली बार भी पॉडकास्ट में बात हुई थी, ये जो क्या बोलूं मैं, ये विजय माल्या, इन्होंने 2014 के बाद क्या ऐसा करना बंद कर दिया है कि सब खत्म, किंगफिशर भी खत्म, आरसीबी भी, और बहुत सारे बिजनेसमैन इंक्लूडिंग श्री अडानी जी, उन्होंने ऐसा क्या करना शुरू कर दिया? और इसमें गलती किसी गवर्नमेंट की नहीं है, ये सिस्टम है। हर पार्टी का अपना अलग सिस्टम होता है। आप स्टेट से नहीं लड़ सकते यहां, यू कैनॉट फाइट। आपको पता है स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, व्हाई डोंट दे ग्रो अ लॉट? वो इतना ग्रो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट जब आती है तो पूरा हंट करती है, एक बिजनेसमैन हंट करती है।
मुझे सच में योगी जी की इंटेंशन पे कोई शक नहीं है, ही रियली वांट्स टू इंप्रूव, बट 90% बिजनेसमैन को डर है अभी आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी, आपका क्या हुआ वादा अगली गवर्नमेंट मानेगी नहीं, वो हमको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। कल ना रील पे एक चीज, आप ये बताओ, इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प से लड़ गया, हाँ बिल्कुल लड़ गया, बिल्कुल लड़ गया। इंडिया में है किसी बिजनेसमैन में हिम्मत? आप में हिम्मत है आप पुलिस थाने के एसपी से लड़ जाओ जाके, एसपी तो बहुत SHO बड़ी बात कर दी आपने, एसएचओ को जाके SHO से कुछ लड़ बोल जाओ सकते जाके, हैं आप लड़ जाओ, आपको देखो आपके घर के बाहर रोज यहाँ से गाड़ी उठेगी, जीना दूभर आप तक। आप एक दिन एक पुलिस वाले से इस देश में लड़ जाओ, वो आपको दिन में तारे दिखा देगा, इस देश से आपका प्रेम खत्म करा देगा, आपकी देशभक्ति काफूर करवा देगा एक हवलदार, अगर वो अपनी पे आ जाए। यही जॉब चाहिए सबको, कितना मजा है। तो कल को जॉब पाके वो भी यही भाई करेगा। आप ये बताओ, मेरी गाड़ी खड़ी बाहर, आप हटवा दो जबरदस्ती गाड़ी, अब मेरे पास अगर ये पावर हो, क्या मजा है कि मैं आपकी गाड़ी भी कल उठा ले जाऊं यहां से। तो ये पावर चाहिए, यही चाहिए, यही तभी तो एसएससी थी, वो ये एसएससी कंडक्ट कराने वाले भी जान रहे हैं, इसीलिए वो स्टूडेंट्स को ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं। उनको पता है, हमें पता है तुम क्या क्या करने आए हो, तुम कौन सी देश सेवा करने आए हो, तुमको सरकारी नौकरी जिंदगी भर का मजा चाहिए तो इतना संघर्ष अंडमान निकोबार नहीं जा सकते। तुमको ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें मजे ही मजे हैं, उसके लिए तुम अंडमान निकोबार तक नहीं जा सकते, बट उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए। अरे तो जाओ किसी तरह, इतना हमने भी सहा था, हम तो बस में बैठ के जाते थे, हमने तो भूखे पेट पढ़ाई करी है, हमने तो क्या क्या नहीं किया। आपके हिसाब से प्रोटेस्ट ठीक चल रहे हैं? नहीं, प्रोटेस्ट तो हर प्रोटेस्ट ये तो बिल्कुल ठीक ही चल ही रहा है भाई, या इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे टीचर्स का हाथ है? नहीं, हाथ मुझे नहीं लगता है, आई डोंट फील सो, सच में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं कोचिंग के टीचर को सच में माफिया नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं भी शायद हूं इसलिए नहीं, क्योंकि सच में मेहनत से पढ़ाते हैं, मतलब रियली। कल किसी प्रोटेस्ट की कोई रील कटी थी, वो देख रहा था मैं, तो उसमें ये जो भी नीतू मैम का और राकेश सर का हम डिस्कस कर रहे थे कि कोचिंग वाले भी फिक्स करते हैं जॉब सिलेक्शंस पैसे का। मुझे नहीं लगता है ये इतनी बड़ी कोचिंग नहीं करती है, ये सब वो चिरकुट कोचिंग का काम है जो चलती नहीं। जो कोचिंग चल रही है जिसमें स्टूडेंट आ रहे हैं, वो ये इतना बवाल, उस पर समय भी नहीं है। आप ही और हम देखो कितनी बार पॉडकास्ट का डिस्कशन वो नहीं हो पाता है, समय ही नहीं होता उनके पास। मुझे लगता नहीं, मैं साइको एनालिसिस किसी का नहीं, आई एम नॉट गिविंग एनी क्लीन चिट, नॉट ओनली बिकॉज दे आर फ्रॉम माय फ्रेटर्निटी। करते होंगे कोचिंग वाले, पर ये मुझे नहीं लगता ये लोग करते हैं, इन लोगों को जरूरत नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस कोई, विराट कोहली मैच फिक्सिंग 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए नहीं करेगा। अच्छा प्लेयर रोहित शर्मा मैच फिक्सिंग वो करेगा, सादाब जकाती था एक, आए 1-2 सीजन के लिए कर ली। इनको इतना करेंगे तो लाइमलाइट में तुरंत आ जाएंगे। अगर ये इतनी फिक्सिंग कर लेते तो नए कोचिंग डेवलप ना होती है। कोचिंग बिजनेस इज वेरी इनसिक्योर, सच में प्राइवेट सेक्टर का एकदम गला काट प्रतिस्पर्धा है, इट इज द पीक ऑफ कैपिटलिज्म। तब ये इतने कंसर्न है कि आउट ऑफ द टर्न जाके आंदोलन भी बच्चों के लिए कर रहे हैं, और सच में दे मे बी पेन्ड ऑल्सो, बट मैं आपको बता रहा हूं अंत में ये माफिया ही साबित होंगे। अगर लेट्स एग्जांपल प्राइवेट कोचिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हीं कोचिंग के बच्चे भी सामने आ रहे, अगर कल को ये प्राइवेट कोचिंग नहीं होते, उनके टीचर्स नहीं होते, तो क्या ये प्रोटेस्ट होता? बच्चे तो उसके लिए एक लीडरशिप चाहिए, हर मूवमेंट के लिए एक लीडरशिप चाहिए। भाई आप ये बताओ कि भारत में जितने भी लीडर थे आजादी के, वो सब अंग्रेजों के द्वारा पढ़ाए हुए वकील ही तो थे। गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, नौरोजी, सब पढ़े लिखे ब्रिटिश। तो हर मूवमेंट को एक लीडर चाहिए, तो लीडरशिप आसानी से दे रहे हैं। अगर ये ना होते तो 10 साल बाद और वायलेंट तरीके से होता। अभी तो ये सेफ्टी वाल्व की तरह लीक हो जाएगा अगर थोड़ी बहुत बातें मान ली गई। लीडरलेस जब आंदोलन होता है तो सीधे एनार्की होती है। आपकी पूरी लाइफ में, पूरे एक्सपीरियंस में कभी एजुकेशन का रेवोल्यूशन देखा है कभी कोई? एजुकेशन में रेवोल्यूशन यही नेतागिरी हो सकती है। रेवोल्यूशन और एजुकेशन में क्या होगा? तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी। एजुकेशन में रेवोल्यूशन, एआई इज रेवोल्यूशन इन एजुकेशन, ये है रेवोल्यूशन, इसको पॉजिटिव रेवोल्यूशन कहें। बाकी ये तो ये है कि स्टेट कुछ नहीं मान रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कहने से रेवोल्यूशन थोड़ी है। रेवोल्यूशन तो कुछ नई चीज निकल के आए, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आए कि यहां से बैठे बैठे 3D में सबको पढ़ाया जाए, ये रेवोल्यूशन है। ऑनलाइन कोचिंग इज अ रेवोल्यूशन, ये सब रेवोल्यूशन है। तो प्रोटेस्ट है, इनको हम लोग बड़ा रोमांटिकली रेवोल्यूशन की संज्ञा देते हैं। रेवोल्यूशन नहीं है, ये तो एक बॉडी है जो अपना किसी कारण से मिसमैनेज हो गई, कर रही है, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। देखो, बीइंग एजुकेटर ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो और समझा भी पा रहे हो, बट जो गांव में बंदा रह रहा है, वो गांव छोड़ के यहाँ पे आके रेंट पे रूम लेता है, फिर कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है, फीस भरता है, उसके माँ बाप उसको इस सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये लास्ट
अटेम्प्ट था, ठीक बात है, ठीक है, बर्बाद भी हो गए। बर्बाद हो गए, ठीक है। कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, कुछ लोगों ने टाइम पास में भी थे। अब ओवरऑल अगर इस पूरे सिस्टम को आप देखो, ठीक है, तो आपको स्टूडेंट को क्या समझाओगे, किस तरीके से वो ओवरकम कर सकते हैं, या वो सरकारी नौकरी की तरफ की जो एक चाह माँ बाप ने बचपन से पैदा कर रखी है उनके अंदर, उसको खत्म करें और कुछ और किसी और एरा में जा सकते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि प्लान भी नहीं है यहाँ कहीं। मान लो उसको वैसे ही ना होता तो 5 अटेम्प्ट से नहीं हुआ तो 6 अटेम्प्ट से नहीं हुआ तो 7वें में भी नहीं हुआ, वैसे ही ना होता, तबीयत ही खराब हो जाती। नंबर ही कमाते तो क्या समझाता, वही समझाया और क्या ऑप्शन है उसके बाद। आपने कितनी वैकेंसी बताई थी? 17,000। मतलब मुझे नहीं, हर एग्जाम की अलग अलग होती है। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे अभी एसएससी में बात करते हैं, 2024 से ये सारा सिस्टम चला रहा कि आपने पहले एग्जाम का पैटर्न चेंज करा, उसके बाद आपने प्री और मेन वाला सिलेक्शन डाला। लेट्स एग्जांपल, मोटा मोटा 29 से 30 लाख के आसपास के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर ये सारी मांग मान ली गई हाँ, तो एक और प्रोटेस्ट हो जाएगा, तुरंत होगा। क्या होगा? सारी मांग कि जिनका ये वाला अटेम्प्ट था उनको अब एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। अगला प्रोटेस्ट है ये, बता तो प्रोटेस्ट। तो सरकार के लिए भी डिसीजन लेना तो बहुत टफ है ना इस सिचुएशन में। सरकार लेती चली जाएगी डिसीजन, आप एक मानोगे तो फिर अगले दिन प्रोटेस्ट शुरू होगा। जिस दिन ये एक भी मांग मानी गई उसके अगले दिन ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा कि अब जिनका अटेम्प्ट खराब हुआ उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। 20,000 वैकेंसी है और उस पे 2 लाख एप्लीकेशन, 2 लाख 50 लाख एप्लीकेशन, 50 लाख एप्लीकेशन कर दो, ठीक है। अब आप उन बच्चों को बताओ कि जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते रहते हैं तो वहां पे एनरोलमेंट नंबर भी निकलता आता है, उससे हमें ये पता लग जाता होगा कि हमारा कितना वो है। तो कोड वर्ड में होता है, पर हाँ चलिए पता लग सकता है, आइडिया है बहुत 50 लाख हो। तो अगर हम एज ए स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे ना टीचर्स ने अपनी बात रखी, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी, एसएससी वालों ने अपनी बात रखी, लेकिन स्टूडेंट के लिए सबके हाथ खड़े हैं ना। वो सेंटर मीडिया में डिस्कस है, ना मेन मीडिया में डिस्कस है, सिर्फ वो सोशल मीडिया पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। अब ये एक एडवाइजरी है, मतलब आप पता ना कि परम मैं ये सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, कि अगर मान लो कंपटीशन इतना ज्यादा है, ठीक है, तो आप उससे आइडिया लगा लो कि भाई इस जॉब में फिर आप अप्लाई ही मत करो। अप्लाई तो देखो हर आदमी की इच्छा, देखो नहीं, अब इच्छा पे नहीं जाना, इच्छा पे जाओगे तो फिर भुगतते रहेंगे स्टूडेंट। बात है ना कि आप कोई इसका मापदंड नहीं है ना कि मैं तैयारी शुरू करूंगा तो सर, कैसे। आप एक बार बताओ ना, अब एसएससी चाहे सीजीएल, अब जो आईआईटी वाला बंदा वो एसएससी सीजीएल दे रहा है, ठीक बात है, देगा ही, है ना, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं अलाउ करती। क्यों दे रहा है वो? क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि आपके सिस्टम में कोई और अल्टरनेट नहीं है। जो जॉब दे सकते हैं वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। बट ये एक ऑप्शन हो सकता है क्या कि अगर आपको पहले से ये पता लग जाए कि यहाँ पे इतने ऑलरेडी एप्लीकेशंस आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से उसमें कोई एक अच्छा प्रोफेशन बताओ जिसमें कंपटीशन नहीं है। इंडियन टीम में आना है 11 में, लाखों लड़के खेल रहे हैं। मुझे नेता बनना है, एमएलए बनना है, हजारों लोग एमएलए बनना चाहते हैं। ऐसे तो फिर कुछ भी ना करे आदमी, हिम्मत हार के बैठ जाए। इंसान दम लगाएगा तभी तो ऑप्शन तो देख ही सकता है ना। क्या ऑप्शन देखेगा भाई? क्रिकेटर है कोई, विराट कोहली। क्रिकेटर एक स्पेसिफिक गेम हो गया, अगर उसमें भी इतना कंपटीशन है, उसमें भी टॉप में 11 आने के लिए 1 लाख, फिर क्या सोल्यूशन है? फिर तो आज 2 लाख है, कल सोल्यूशन ये है कि 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद आपको अनइमोशनली धीरे धीरे ये समझना चाहिए कि और भी कोई एवेन्यू होने चाहिए। दिक्कत है हमारे देश। प्लान भी प्राइवेट वाला होना चाहिए या नहीं? पर होना तो चाहिए, पर वो प्राइवेट वाला कैसे हो पाएगा? जो स्किल एसएससी डेवलप कराता है, यूपीएससी डेवलप कराता है, उसकी क्या डिमांड है? मैंने सब याद कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, पॉलिटी। इसका प्राइवेट सेक्टर में कौन सी डिमांड है, कौन सी स्किल है? आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं देखोगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला थोड़ी आसानी से जॉब पा जाता है प्राइवेट सेक्टर में। भाई मान लो मैंने मैकेनिकल से करी, तो मैकेनिकल से मैं इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा मैंने देखा भी अपने स्टूडेंट्स को, कि वो आसानी से प्राइवेट सेक्टर में वापस लौट जाते हैं। बट ये जो आप स्किल डेवलप कराते हो, आप क्या पूछ रहे हो? आप पूछ रहे हो, मैं तो ये पीआईएल कई बार डालने की सोचता हूँ कि मैं जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसको यूपीएससी एसएससी से हटा लिया जाए, क्योंकि आप उसको इतनी डिटेल पूछते हो। आपको हिस्ट्री में कोई बहुत टेक्निकल चीज तो पूछते नहीं, आप ये पूछते हो एकदम कि बताओ इस शब्द का मतलब क्या है, कुल्यवाप, द्रोणवाप किस चीज को कहते थे। प्राइवेट सेक्टर वाला इसका क्या करेगा? आप कौन सा प्राइवेट सेक्टर की जॉब मेरे को बताओ जिसमें ये स्किल जो मैंने 5 साल डेवलप करी है, इसका क्या इस्तेमाल है? चलो ठीक है, आप कह रहे हो हम रियल लाइफ के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। भारत में ही कोई एक जॉब मेरे को बता दो जो
इन चीजों को पूछ के। अब आप ये मत कहना कि मैनेजमेंट में चला जाए, मैनेजमेंट में तो आदमी नहीं मैं मैनेजमेंट बोल ही नहीं रहा। अब एक इंग्लिश मैथ, हाँ अब एक बच्चा तैयारी कर रहा है, तो आप बताओ कि भाई तैयारी के साथ साथ ना एक आप स्किल भी लेके चलो अपने साथ साथ, कि कल को इन केस तो वो स्किल डेवलप करेगा तो उसकी तैयारी कमजोर पड़ जाएगी, वो कहेगा पूरा टाइम में तैयारी में, तो फिर वो अगर तैयारी कम पड़ जाएगी तो उसको टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो प्रोटेस्ट में बैठा रहेगा हर साल के एग्जाम में। तो बैठते ही है। आपको क्या लगता है इंजीनियरिंग कॉलेज में आंदोलन जितने जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एएमयू, इनमें जितने आंदोलन होते हैं उतने आईआईटीज में क्यों नहीं होते आंदोलन? आज एक स्टूडेंट अभी आपको देख रहा है इस समय पे, ठीक है, वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है कि सर मैंने तैयारी करी थी, ठीक है, मेरे तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने टाइम भी दिया था, अब मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं है, पहला। दूसरा, कोई तैयारी कर रहा है, उसने अभी 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं, अभी उसके पास में 4 अटेम्प्ट पड़े हुए हैं, तो आप उसको एडवाइस क्या करोगे कि भाई ताकत से तैयारी करे बस। और क्या करेगा, और उसकी क्या स्किल है, फिर अपनी स्किल देखे। भाई ग्रेजुएशन उसने जिसमें से किया है वो देखे, इसमें उसने ग्रेजुएशन देखा। यही तो सर्वाइवर बायस है। हम लोग ये सुन के आ जाते हैं कि इतने बच्चे तैयारी में सक्सेसफुल हुए, कितने फेल हुए हमें पता ही नहीं, उनका क्या हुआ हमें पता ही नहीं। और सपना भी इतना बड़ा है, क्यों ना है। मेरा लड़का है, मेरी क्यों इच्छा ना होगी वो डीएम बन जाए, एसपी बन जाए। मैं करोड़पति भी हूं। आप एक दुकान खोल के बैठे हो, एक पुलिस वाला एसआई आया और आपके यहां से आके आपकी 1 हफ्ते की पैसा आपसे ले गया, उसी दिन आप कसम खाओगे कि मेरा लड़का भी एसआई बन जाए। आपका देश ही इस तरह डिजाइन है कि इसमें सबको हिस्सा चाहिए, सबको इसमें नौकरी चाहिए, पावर की नौकरी चाहिए। उसका मन ही नहीं मानेगा। तो आपको क्या लगता है 6 साल तैयारी करने वाला कुछ और करेगा तो सुख से कर पाएगा? आपको मैं 6 साल सपने दिखाऊं डीएम के और एक दिन आपसे कहूं कि अभी परचून की दुकान में बैठोगे, बैठ ही नहीं पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, उसमें एनर्जी ही किसी और चीज को करने की नहीं रहेगी। बट अब ये थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा वियर्ड सा है। आज के युवा का ये मानना है कि भारत में सरकारी जो नौकरी है ना वो बिकाऊ है। नहीं, पूरी तरह बिकाऊ नहीं है। धीरे इतनी बिकाऊ, इतना परसेंटेज, थोड़ा परसेंटेज ऑफ बिकाऊ शायद हमेशा से रहा है या बढ़ गया हो तो मुझे उसका नहीं पता, मुझे उसकी तो जानकारी। पर मैंने ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट होते देखे हैं जो खरीद नहीं सकते, मेरा भी एक स्टूडेंट है, उसकी मम्मी का बहुत बार मैसेज आता है, वो बेचारा ब्लाइंड है, हाँ 91 रैंक है, मनु नाम है उसका, यूपीएससी में ब्लाइंड है। ओके। हाँ अभी अब देखो ऑलमोस्ट एवरी वीक आई एम अंडर डिस्कशन, वो तैयारी शुरू करा तब से ही इज ब्लाइंड। वही उसका सर, आप जब वो आते थे कभी कभी मिलने तो मेरे को बड़ी दया भी आती थी, कहूं कि आप इस बच्चे को जो बेचारा देख नहीं सकता, इसको इस तैयारी के दलदल में इतनी मेहनत करवा रहे हो, इतनी मेहनत निकाल दिया उसको। हाँ एक जो लड़की अभी वाजीराम से रैंक 1 है, उसकी फर्स्ट रैंक यूपीएससी में, वो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन वहां वाजीराम में ही मेंटर थी, कॉपियां चेक कर रही थी। बिकाऊ होती तो उसको ना पता होता कि मेरी सीट, वो बेवकूफ है, वहां कुछ 40-50 हजार की नौकरी कर रही थी, स्टूडेंट भी थी वहीं पे, उसको जॉब भी वाजीराम में मिली, वाजीराम के स्टूडेंट, फर्स्ट रैंक यूपीएससी, रैंक 1 मारा उसने। बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी तरह सब कुछ बिकाऊ, सब कुछ बिकाऊ होता तो इतने स्टूडेंट उसमें जॉब ना करते। एमएलए की सीट बिकाऊ है, एमपी की सीट बिकाऊ है, पूछ लो कोई मिडिल क्लास जाके करता हाथ मार, खुलेआम बिकाऊ है, वो खुलेआम बिकाऊ है, वो बिकाऊ है। उसमें हमारे आपके जैसे लोग उसको सोचते भी नहीं है। भाई इलेक्शन होता है तो कोई हम और आप थोड़ी सोचते लो टिकट भर दे भाई, जबकि भर तो सकते ही है भाई, आप चुनाव में तो खड़े हो ही सकते हो इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेशन देके, पर आप वो भी ट्राई नहीं करते, आपको पता है बिकाऊ है। जो सिस्टम पूरी तरह बिकाऊ है वो पता लग जाता है लोगों को, पूरी तरह का सिस्टम बिकाऊ होता तो इतना प्रतिशोध, इतना गुस्सा ना होता। एमपी एमएलए पूरी तरह, वार्ड चुनाव पूरी तरह बिकाऊ है, उसमें हमारा आप नहीं, उसमें भी तो अपॉर्चुनिटी है भाई, एमपी एमएलए बन जाए कितना मजा है, पर कोई युवा एमपी एमएलए की तरफ, वो बिकाऊ है। ये पूरी तरह बिकाऊ नहीं, बिकती हैं सीटें, करप्शन होगा थोड़ा बहुत, पूरी तरह बिकाऊ अगर डीलेजिटिमाइज हो जाए, जैसे इलेक्शन अगर पूरी तरह ईवीएम टेम्परिंग हो जाए तो भाई साहब देश में आंदोलन हो जाए। जो एसएससी का एग्जाम है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज एक तरफ क्वेश्चनिंग ऐसी की जा रही है जो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए थे। देखो अब जैसे मैं आपको बताऊं 19 सवाल जैसा मैंने सुना, मैं एसएससी के बारे में मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सुना ही है मैंने, 19 सवाल उन्होंने गलत कर दिए। ये करप्शन का हिस्सा उतना नहीं लगता है, ये एक इनकम्पिटेंस है। हमेशा इंटेंशन की सिर्फ बात नहीं है, बात इनकम्पिटेंस है। वो बॉडी जो है जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है उतनी कॉम्पिटेंट ही नहीं निकली, उसने उतना सीरियसली एग्जाम ही नहीं डिजाइन किया। वरना कोई खुल्लम खुल्ला 19 सवाल गलत घोषणा करके क्यों अपनी बेइज्जती करवाए? भाई मैं ही करप्शन कर रहा हूं, आपको पता है, आपने मूवी में सुना होगा, गुंडे कहते हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना, हमारी बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए क्योंकि हम एक इलीगल काम कर रहे हैं। अगर मैं एक इलीगल बहुत बड़ा काम कर रहा हूं तो मैं उसको 19 सवाल घोषणा करके अपनी और बेइज्जती अपने ऊपर और क्यों अपने माथे पे जो है वो दाग लूंगा। तो जो 19 सवाल गलत हुए, इट इज
प्योर इनकॉम्पिटेंस। जो दूर दूर सेंटर आ रहे हैं दे आर प्योरली डिसइंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट है कि भाई लगाओ भर दो। भाई अगर चेन्नई वाले का दिल्ली और दिल्ली वाले का चेन्नई आए तो एक कॉम्पिटेंट बॉडी दिल्ली वाले का दिल्ली और चेन्नई वाले का चेन्नई दे सकती है। वो उन्होंने नहीं किया। तो ये लैक ऑफ वो जो एक जील ऑफ एंटरप्रेन्योर है वो नहीं है, लेजी है सारा मामला। कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो बैड इंटेंशन है, लीक हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं सारा मामला ट्रांसपेरेंट है, लीक होते हैं, बिल्कुल लीक होते हैं। मगर ये कहना कि हर चीज पूरा सिस्टम शुरू से अंत तक लीक होने के बट लीक में भी तो वही एंटिटी आएगी ना, सब आएंगी। लीक कोई भी करा सकता है भाई। जिसमें 30 लाख लोग जिस एग्जाम को दे रहे हैं वो एग्जाम एक बॉडी तो नहीं करा सकती। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ हम लोग घर में बैठ के हम ही पेपर बनाएं, फिर हम ही उसको ट्रक में डाल के ले जाएं, फिर हम ही एग्जाम सेंटर तक ले जाएं। इतना बड़ा लॉजिस्टिक है ये, इतना बड़ा लॉजिस्टिक है कि उसमें लीक के बहुत सारे चांस है। ऊपर से नीचे क्या प्रोसेस होता है एसएससी का? एसएससी का जहां तक मुझे अब जो समझ में आ रहा है जो इनका प्रोसेस है वो ये है कि एक एसएससी एक बॉडी है, जैसे एक इंजीनियर ठेका उठाता है, एसएससी एक बॉडी है, उसने कुछ लोगों को हायर कर रखा, मल्टीपल हायरिंग है। पेपर बनाने वाला भी एक हायर है, उसको प्रिंट कराने वाला भी एक है, उसको एग्जाम सेंटर अलॉट करके एग्जाम कराने वाला भी एक बॉडी है। अब क्यों इतनी बॉडी की जरूरत आ गई? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से काम कराना बड़ा महंगा है। आप ये देखो, आप एसबीआई जाते हो, वहां का सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट आपने देखा होगा, G4S की सिक्योरिटी और ये वाली क्यों? गवर्नमेंट फिर कहां से गार्ड हायर करेगी? किसी को सरकारी कर्मचारी अपने नीचे काम नहीं कराने। ये इतना बड़ा सिरदर्द है कि सरकारी कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारियों के जरिए काम कराना नहीं चाहता। एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी अपना ड्राइवर और अपनी कार प्राइवेट रखने लगे, आपने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं। एक ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफिस, उसका ड्राइवर और कार प्राइवेट से आती है, देखा होगा। हाँ। क्यों? किसी को गवर्नमेंट ड्राइवर रख के अपना दिमाग नहीं खराब करना है, उसकी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आपकी बात ही नहीं मानेगा। हमें अपने नीचे प्राइवेट चाहिए, अपनी नौकरी सरकारी चाहिए पर अपने नीचे प्राइवेट चाहिए। तो इसीलिए टीसीएस से, इसीलिए गवर्नमेंट एसएससी प्राइवेट लोगों से काम करवा रही है। हर आदमी को काम प्राइवेट से ही कराना है। नहीं, आपको ऐसा फिर लगता है फिर टीसीएस पे शायद गवर्नमेंट की नहीं चली होगी, तभी उन्होंने टीसीएस से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, टीसीएस से लेके तभी उन्होंने एड इक्विटी दिया ना। ये भी कारण हो सकता है, टीसीएस का कुछ भी हो सकता है। ये तो आप फिर कितना भी हम इसको सोच सकते हैं। बात यह है कि ये मौका ही इन लोगों ने हमें सोचने के लिए दिया है कि अब हम बैठ के यही सोच रहे हैं। जब एग्जाम ठीक से नहीं कंडक्ट हुआ, भाई आप फेल हो गए, तो अब आपने मौका दे दिया अपने घर वालों को। वो कुछ भी कह सकते हैं कि आपकी इंटेंशन खराब थी, आप कामचोर हो, आप मक्कार हो, आप पढ़ना नहीं चाहते, कुछ भी ऊपर से नीचे तक एनीथिंग कुड बी, कुछ भी हो सकता है। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें इतनी बॉडीज इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जरिए अब इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट नहीं करते। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे तो इस एग्जाम को पर स्टूडेंट कराने की कॉस्ट 5,000 रुपए आएगी, 5,000 रुपए आएगी। 500 IAS ऑफिसर लगाए जाएंगे, फिर उस पर पुलिस में फिर वो सरकारी पुलिस लगेगी, फिर उतना वो हायर करना इम्पॉसिबल है। फिर यूपीएससी में क्या होता है, वहां पे भी प्राइवेट बॉडी होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है वो यूपीएससी कंडक्ट, अभी भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। उसमें मैंने सुना नहीं कभी कोई प्राइवेट बॉडी, नेवर एवर डिस्कस। कराती हो कुछ अंदर से करा रहे हो तो पता नहीं, ओपन कुछ नहीं, ओपन में कुछ नहीं है। तो ये जो आपने अभी बताया जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी को इन्वॉल्व कर रही है गवर्नमेंट, वो उस केस में कर रही है जहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वहाँ प्राइवेट के जरिए ही एफिशिएंट आपको काम कराना है, आपको प्राइवेट बॉडी लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही इनएफिशिएंसी है। आप एसएससी का एक गवर्नमेंट एग्जाम का जॉब गवर्नमेंट नहीं कंडक्ट करवा सकते और नहीं करवा सकते। मैं लिख के दे रहा हूं। 3 साल कॉलेजों में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसके ऑप्शनल का कोचिंगों में 4 महीने में पढ़ा देते हैं, 5 महीने में पढ़ा देते हैं। और स्टूडेंट खुद कहते हैं, मेरे स्टूडेंट हैं जो यूजी पीजी कर चुके हैं हिस्ट्री में, उनको किसने पढ़ाया होगा, बड़े बड़े टीचर जिनके हम लोग बुक्स पढ़ते हैं। सो गवर्नमेंट अवेयर थी, इसलिए मेन मीडिया पे या मेन सेंटर मीडिया पे कोई भी इस तरीके का कोई न्यूज नहीं है ना। सिर्फ वहां पे पता क्या चल रहा है, हमारी एफटी डील हुई है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, मोदी जी ने क्या स्पीच दी उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, राहुल गांधी ने क्या स्पीच दी उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, ट्रंप ने क्या बोला, ठीक है, उस पे बारे में डिस्कशन हुआ। इतना बड़ा प्रोटेस्ट या इतने बच्चों के साथ हुआ, ये वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ नहीं हो रहा। थैंक गॉड कि यू आर लिविंग इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। पहले भी होता था, आपको पता ही नहीं चलता था। हमेशा ये गवर्नमेंट की मीडिया हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल है। पहले एक चैनल होता था डीडी बना, आधे घंटे उसमें न्यूज आती थी, तो पहले कौन सा पता लग जाता था। हर गवर्नमेंट जो आती है वो मीडिया कंट्रोल करेगी। बट कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा? अगर तो चैनल वाले जाने। नहीं आपको अच्छा ये बताओ, इतने बड़े बड़े चैनल चल कैसे रहे हैं?
इतने बड़े बड़े चैनल हैं, ये क्या एड से चल रहे हैं? कितने एड, इनको देखते ही कौन है? तो उसमें भी पता क्या दिखा रहे हैं, जो बची कुची कसर थी ना वो मीडिया ने पूरी कर दी। मीडिया ने पता क्या पोर्ट्रे का वहां पे स्टार्ट कर दिया, एडिक्विटी को लेके आ गए, ठीक है। नहीं, वो उसके तो ठीक बात है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक बात है, मैं मानता हूँ, एडिक्विटी का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, टीसीएस का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो जो टीचर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल है उनके बारे में डिस्कस कर दिया। नोबडी टॉकिंग अबाउट कि री एग्जाम कब होगा, नोबडी डिस्कसिंग अबाउट कि भैया स्टूडेंट का जिनका फाइनल था उनके साथ में क्या होगा, बच्चों का कोई नहीं सोच रहा है। आप ये मेरे को ये बताओ कि ये जो ये मीडिया है, इसकी इंटेंशन पे अभी भी आपको ये लगता है कि सही इंटेंशन होगी? आप एक खबर के लिए, मैं आपको, मेरे जानने वाले स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं मीडिया में, वो बताते हैं यार कि ये बिजनेस है, इसको चलाना पड़ता है, ये भी गवर्नमेंट से। भारत में जब हर बिजनेस गवर्नमेंट सपोर्ट से चल रहा है, तो ये भी गवर्नमेंट सपोर्ट से चल रहा है। तो हमारे इंडियन एनडीटीवी ऐसा क्या कर रही थी कि 2009 में तो राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रोग्राम कर रही थी और आज बिक गई? क्या ऐसा उसने तो क्या क्या कर दिया जो चैनल, हाँ, ये क्या कर दिया उसने? ये जब एक एम्पायर आती है तो अपना जमींदार भी लेके आती है, जागीरदार भी लेके आती है, मलिक भी लेके आती है, नायब भी लेके आती है, और सेनापति और सब लेके आती है। नई एम्पायर हर पूरा नया सिस्टम लेके आती है। तो नई एम्पायर अपना नया मीडिया भी लेके आती है, नैरेटिव भी बनाती है। एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, सबने बनाया है। तो हमारी, मगर आप आज सोशल मीडिया है, तो मैं कह रहा हूँ है तो हमारे पास मीडिया को, मेरा कहना है लोग मीडिया को डिस्कस करने में समय ना व्यतीत करें। जो कहना है वो अपना कैमरा उठा के कहे। मीडिया तो अब डिलेजिटिमाइज। आप अच्छा ये बताओ, मैं आपसे बताऊं कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर ध्रुव राठी है, ठीक? आप नहीं समझ गए कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है? समझ गए? तो मीडिया हम लोग इसलिए थोड़ी देखते हैं खबर देखने के लिए, मीडिया तो है ही बायस। मीडिया तो देखते ही इसलिए है कि हमें अपनी मन खुश करना है। ध्रुव राठी क्यों फेवरेट है आपका? नहीं, मेरा नहीं है। हाँ। अगर मैं ये आपसे बात बोलूं तो आप समझ जाओगे कि अच्छा, वैसे आपका फेवरेट यूट्यूबर? नहीं, मेरा फेवरेट यूट्यूबर तो बस मैं यूट्यूब पे सब सही बताऊं, इतनी ये सब चीजें देखना नहीं करता हूं। नहीं, मैं रील्स देखता हूं। जोक्स अपार्ट, मैं वैसे ही पूछ रहा था। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ रील्स देखता हूं जो प्योर कॉमेडी होती है। आई ओपन सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनिंग माई सेल्फ। मेरे को पता है कोई इतना ज्ञानी है नहीं जो मेरे को ज्ञान दे देंगे। मेरे को अगर ज्ञान लेना होता है तो आजकल वो AI पे कुछ सर्च कर लो, गूगल पे कुछ PDF पढ़ लो, या फिर सोशल मीडिया देखो। तो प्योर एंटरटेनमेंट, एकदम प्योर एंटरटेनमेंट। वो साइकिल से जा रहा, साइकिल गिर गई, उसने कहा ओ तू तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, बस ये सब ओम हो बस ये सब देखने के लिए मैं सोशल इंटरेस्टेड। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनी सोशल मीडिया कि मैं ये मेरे को ज्ञान दे, क्योंकि उनका ज्ञान ही इतना शैलो है। अब यार मैं पार्टीशन अगर मेरे को जानना है तो मैं ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत से पार्टीशन, मतलब स्टूडेंट भेजते हैं सर ये देखो पार्टीशन का वीडियो बनाए, तो वो एकदम बेसिक सी रिसर्च को जो बोलते हैं उसी से समझ में आ जाता है कि क्या पढ़ के आए। भाई आप ही बताओ, पार्टीशन पे अगर आपको बोलना है तो आप 1 घंटे का वीडियो देखोगे और वो कोई भी वो देखेगा। वैसे कभी आपने नीतीश राजपूत या ध्रुव राठी की कभी कोई देखी है? क्लिप में देखी है, कुछ लोग भेजते हैं। क्या लगता है, उनकी रिसर्च बहुत सुप्रीम रहती है? ध्रुव राठी तो अब तो पूरी तरह डिलेजिटिमाइज हो चुके हैं। हाँ, अब तो सबको पता है क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ना। कभी वो देते होंगे अच्छे वीडियो, अब तो वो पूरी तरह मतलब बायस ही है। नीतीश राजपूत का भी ज्यादा मैंने एक ही कोई वीडियो देखा तो मेरे को लगा हाँ कि कुछ सोर्स अभी उनका बायस होना बाकी है। कुछ दोनों भी हो जाएंगे धीरे धीरे। बात ही कहना, जैसे अभी बात चल रही, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपके भी विचार होंगे इस विषय पे, आप प्रकट नहीं कर रहे हो। धीरे धीरे आप अपने विचार प्रकट करने लग जाओगे तो आप ही फिर पूरी तरह इसको कंट्रोल करो। नहीं, हमारा काम तो सवाल पूछना। हाँ, तो मैं एक बात, हम तो वही पूछ सकते हैं। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि जितना धीरे धीरे होता क्या है कि इंपॉर्टेंट होने की फीलिंग आ जाती है। जैसे मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ, धीरे धीरे मुझे लगेगा यार मैं समाज में चेंज लाऊं। मैं नहीं कह रहा उनकी कोई इल इंटेंशन है, वो सच में सोचते हैं यूट्यूबर्स की मैं समाज में चेंज ला सकता हूं। अब जब वो समाज में चेंज लाना है तो एक तरीके की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो चल निकलती है। तो ये लोग समाज में चेंज, इंफॉर्मेशन देना इनका उद्देश्य नहीं। देखो, पहले ये कहीं ना कहीं माइंड में रहता था कि चलो ठीक है, आप कुछ ऐसी चीज बना रहे हो तो ठीक है, वो चीजें सोसाइटी में सोशल में इम्पैक्ट करेगी। बट आफ्टर सो मैनी थिंग्स मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया, आपको लगता है कि इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पे? डालता है, डाल रहा है। इतने टीचरों के इतनी हमें जानकारी जब मेन मीडिया कवर कर रहा है तो सोशल मीडिया से ही तो है। सोशल मीडिया से डायरेक्ट मुंह की बात पता लग जाती है, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्स माउथ जो जिसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कभी इन चीजों पे कंसिडर नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर नहीं पाएगी। ये सबसे अच्छी बात है। सोशल इतना डिसेंट्रलाइज है कि गवर्नमेंट को इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, वो अब होगा नहीं। तो फिर कैसा है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम? इंडियन एजुकेशन सिस्टम
ये एजुकेशन के बड़े सारे स्ट्रीम आप किस एजुकेशन करते हो, सरकारी नौकरी वाला एजुकेशन, रिसर्च वाला। मैं सरकारी ही की डिस्कस लेकिन बात यह है कि एग्जाम लेके मैं कई बार कह चुका हूँ, जॉब देना कोई बहुत उचित चीज तो नहीं है, कोई मतलब इतने बड़े बड़े जॉब देना। एग्जाम देके आप हवलदार बना दो, एसआई बना दो, उसको प्रमोट करा के ऊपर तक ले जाओ, वो तो ठीक है। एग्जाम आज लेजिटिमेसी बन गया है। भैया आप ये बताओ कि आप स्टूडेंट को 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ाते हो, ठीक, 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ा के उसका हर 6 महीने में टेस्ट लेते हो, उसी ग्रेजुएशन के दम पे अगर आप नौकरी दे दो तो क्या दिक्कत है? सुनना बात ही बात। तो 3 साल आपने मेरा ग्रेजुएशन पढ़ाया, ग्रेजुएट चाहिए होता है ना बहुत सारी जॉब्स, तो आप उस ग्रेजुएशन की परफॉर्मेंस में मेरे को जॉब क्यों नहीं दे रहे हो? एक दिन मुझे बुला के अंडमान निकोबार में मेरा एग्जाम टेस्ट क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपका कॉलेज एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह डीलेजिटिमाइज्ड हो चुका है। आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसको पूरी तरह डीलेजिटिमाइज कर दिया, पूरी तरह। आपको पता है एक जमाने में बीए करके भी नौकरी मिल जाती थी, 50-60s में बीए करके भी नौकरी सरकारी मिल जाती थी, मिली हुई है नौकरियां, डिपार्टमेंट्स लेते थे तब, बहुत सारे लोग हैं। आप अपने एल्डर से पूछना, आपको बताएंगे टेस्ट का एग्जाम का कंसेप्ट सिर्फ आईएएस और इस लेवल का होता था। लोअर जॉब आराम से क्वालिफिकेशन पे मिल जाती थी। आज क्वालिफिकेशन पे एजुकेशन नहीं मिलती है। क्यों? आपने उस बीएमए को पूरी तरह डीले, उसको एकदम उसके तार तार फिर धज्जियां उड़ा दी उस सिस्टम की। आज बीए करा हुआ यहां बैठता है तो आप उसको इंटेलिजेंट तक नहीं मानते हो, जबकि पुराने आल्टेकर लोग अपने नाम के आगे कॉमा करके बीए लिखते थे। बीए 1920s 30s के ऑथर की कभी बुक पढ़ना, वो कॉमा करके बीए लिखते थे। एसएल लोनी शायद, जहां तक मुझे याद है, मैथमेटिक्स की एक बुक है, वो अपने नाम करके बीए एमए लिखते हैं। आज कोई नहीं लिखता बीए, आज तो लोग शर्मा कहते हैं प्लेन बीए है। तो आपने एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। अब आप एग्जाम पे आए हो, अब इसकी भी धज्जी उड़ा के ही मानोगे। आपने अपने बीएमए की धज्जी उड़ा दी, बीटेक की उड़ी रही है, देख लो आज बीटेक वाले क्या बीटेक रह गया, कुछ कॉलेज छोड़ दो तो बीटेक भी कुछ नहीं रह गया। इंजीनियर के एक समय इंजीनियर साहब होते थे, वकील साहब होते थे, इन सब की आपने धज्जियां उड़ा दी। अब आप इन्हें एग्जाम पे आए हो, अब जब एसएससी और ये सब मिल के पूरा एग्जाम को मटिया मेट कर देंगे, जब एकदम आप एग्जाम का कोई लेना देना नहीं बचेगा, एकदम तुक्के वाला एग्जाम हो जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट की नफरत में आप कुछ भी पूछने को तैयार हो, कुछ भी पूछे ले रहे हो। कोई उसका ऑप्शनल पहले होता था, एकेडमिकली पूछा जाता था, स्टूडेंट ज्यादा एकेडमिक थे। आज आप देखते हो कि यूट्यूब पे रील वाले टीचर फेमस हो रहे हैं, जो रील बना बना के हल्की बातें करके। क्यों? क्योंकि उनका क्राउड भी हल्का ही है, क्योंकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि हल्का लड़का सिलेक्ट हो जाता है, उतनी डीप बात आप उसे पूछते ही नहीं हो, आपके सवाल ही इस तरह से सेट है। तो इन एग्जाम्स को अभी डिलेजिटिमाइज कर दो, एक एक करके हम सब डिलेजिटिमाइज करेंगे। उसका सिर्फ कारण ये है कि जो पूरा कंडक्ट कराने वाली बॉडी वो उतना वो है ही एकदम आउट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो सुपर स्टेट है, आउट ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। एसएससी वाले 100 में 19 क्वेश्चन गलत करने के बाद भी टीचरों को माफिया कहने की लेजिटिमेसी रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं। आप सोचो, मैं आपके बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मैंने 100 में से 19 चीजें गलत पढ़ा दी, और आप मेरे से कुछ पूछते हैं, मैंने आपसे कहा तेरी औकात क्या है मुझसे पूछने की, तू तो है ही माफिया, तू तो इनको भड़का रहा है। पहले क्या था कि जो अभी आप एजुकेशन पे बात करते हैं, पहले का सिलेबस बहुत टफ होता था, ठीक है, हमारा 10वीं 12वीं का सिलेबस बहुत टफ था, तो हमको उतना कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। आज की डेट में सिलेबस हमारा बहुत डाउन होता जा रहा है डे बाय डे, चाहे उसमें सीबीएसई हो, यूपीएससी हो या आईसीएसई, उसमें चित्रकारी हो रखी है। मगर दिक्कत यह है कि हम आइडियल्स चेज कर रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड के, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड ऐसे चलता है कि वहां पे 12th तक एक नॉर्मल किस्म के बच्चे को नॉर्मल पढ़ाई जाती है, उसके बाद वो जॉब पा जाता है, जॉब में वो ट्रेनिंग करके ग्रो करता है। पहले तो इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में वो ग्रो करता है, फिर जॉब उसे ट्रेनिंग देता है, तो आदमी 30-40 साल के करियर में ग्रो होता जाता है। आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई आपने वो कॉपी कर ली, पढ़ाई आपने ऐसी कॉपी करी जिसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी 30 साल की है। स्कूल में पढ़ेगा, फिर कॉलेज में पढ़ेगा, फिर इंटर्नशिप करेगा, फिर जॉब में ट्रेनिंग, फिर जॉब में सीखेगा। ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। इसलिए हमारा सिलेबस हल्का कर दिया गया, क्योंकि हम सीख तो आए वेस्टर्न कंट्रीज। आप क्या करते हो? आपकी एजुकेशन अभी भी वेस्टर्न मॉडल पे है, और आपके जो ये है एजुकेशन वेस्टर्न मॉडल पे, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो ये आज भी उसको यहां पूछते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज भी ये पूछ रहे हैं, और आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। आप आईआईटी जेई का सवाल जो पूछ रहे हो फिजिक्स का, कभी देख लेना, जो उनका वो होता है एडवांस जिसको बोलते हैं, उसका कभी फिजिक्स का आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ एंड फिजिक्स तो देखता रहता हूं, वो सवाल यहां पूछ रहा है। और 12वीं की फिजिक्स मैथ जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो ये पढ़ाई जा रही है।
क्यों ना कोचिंग का प्रेशर हो और क्यों ना स्टूडेंट मर जाए। ये उसके करियर का बिगिनिंग होनी चाहिए। आप इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपने बना दिया है कि इसको आप उसके करियर का अंत बनाते हो। एक लड़का आईआईटी जब जेई पास करता है तो वो राहत की सांस लेता है, क्या आई हैव मेड इट। ये तो उसके करियर की शुरुआत होनी चाहिए। इंडियन टीम में आना आपके एक नए स्ट्रगल की शुरुआत होनी चाहिए। करुण नायर आ गए, स्ट्रगलिंग। बुमराह आ गए, आज भी स्ट्रगलिंग, चोट लग जाती है। आपने सिस्टम बनाए हुए कि बस एग्जाम पास करने की बेटा देर है। तो आपकी एजुकेशन आज भी इसी कर्व पे चल रही है। आपने उसको यहां से करके यहां कर दिया। पहले होता था एजुकेशन कर्व ये था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम यहां होता था। आप उस एजुकेशन को वेस्टर्न मॉडल पे ला के आपने क्यों कर दिया, ऐसे नीचे कर दिया कि इसको बच्चे के लिए आसान बनाए, इंजॉयबल बनाए। तो भाई अपने एग्जाम्स को भी तो इंजॉयबल बना लो। फिर एग्जाम में तुम क्या पूछ देते हो, किस लेवल का पूछ देते हो। ग्रेजुएशन का बच्चा हिस्ट्री करके निकलता है, उसे कुछ आइडिया ही नहीं, और साइट आप उससे पूछ रहे हो हिस्ट्री ऑप्शनल में कि इस भारत में किस मंदिर में मां और बेटे की लाल रंग की मूर्ति मिली है, मां और बेटे की। अब बताओ, आप उससे पूछ रहे हो लांघनज नाम की जो साइट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपका सवाल है। आप उसे सवाल पूछ रहे हो तमिलनाडु में रोमन फैक्ट्री कहां मिली, और ग्रेजुएशन के लेवल का आप चले जाओ बीए करे हुए नॉर्मल अच्छे लड़के से ये सवाल पूछो। तो आपने इस तैयारी का कल्चर, इस देश को गिफ्ट है, ये हमारे सिस्टम की तरफ से एक गिफ्ट है हमारे यूथ को कि 30 लाख लोगों में बेटा 1000 लोगों में पहुंचना है। और भाई उसके बाद इंसेंटिव सुनो, उसका इंसेंटिव सुनो। ये अब आप कह रहे हो इसको ना करा जाए, इसका इंसेंटिव ये है कि आपकी कार में स्विफ्ट कार हो, स्विफ्ट एकदम बेसिक मॉडल स्विफ्ट, उसमें मैं भारत सरकार का स्टिकर लिखवा दूं। ना आप उसका पोल्यूशन कोई पूछेगा रोक के, ना आपसे कोई सीट बेल्ट पूछेगा, ना आपसे। आप सोचो इस घर के बाहर जहां आप आधी जिंदगी बिताते हो, इन रोडों में जो ये केओस भरी रोडें हैं, इनमें आपको कोई टोकेगा नहीं। आपको एक वर्दी दे दूं, आपको एक खाकी कलर की वर्दी दे दूं, भाई साहब आप छोड़ो, आप सवाल पूछोगे। जिस टीटी से आप आज डरते हो, आंखें में चुराते हो, आप खाकी वर्दी में पहुंच जाओ, टीटी से बदतमीजी करते हैं पुलिस वाले। जो आदमी ट्रेन में घुसने में डरता था, एक एग्जाम पास करने के बाद टीटी उसको सल्यूट मारता, मैंने देखा है, जानता हूं। जब वो जॉब ज्वाइन करने जा रहे थे तो वो टीटी ने उनसे को हट उतार दिया। उनको पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा अधिकारी बनने वाला हूं। टीटी ने उनसे कहा बाहर जाओ, तो बाहर खड़े हो गए। आज की डेट में टीटी उनको नमस्ते करता, वो देखते भी नहीं होंगे टीटी की तरफ। जो लड़का थाने के बगल से नहीं गुजरता रहा होगा, एक एग्जाम पास करने के बाद उस थाने में जाएगा वो, और भाई साहब दरोगा उसको सल्यूट मारेगा। यही मेन कोर्स है, ये इसका यहाँ सरकारी नौकरी का चार्म है। सिस्टम को करवा वही रहा है। सबसे इतनी साइक्लिक प्रॉब्लम है कि ये सिस्टम खराब क्यों है, क्योंकि उसको जो करवाने वाले वो अकाउंटेबल नहीं है। और ये सिस्टम में 30 लाख 50 लाख लोग घुसना क्यों चाहते हैं, क्योंकि वहां अकाउंटेबिलिटी नहीं। और ये क्यों ये हर्ट है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। मतलब सिस्टम ही इतना साइक्लिकली डिजाइंड है। सिस्टम इज डिजाइन टू फेल एंड गेट इनएफिशिएंट। ये सिस्टम इनएफिशिएंसी और फेलियर के लिए डिजाइन ही है। आप बताओ, इनकी जो ये बच्चे हैं जो 30-30 लाख में निकाल के लाएंगे, इनकी नेक्स्ट जनरेशन फिर इसी जो है उससे गो थ्रू करेगी, इसी कंपटीशन से, इतने ही कंपटीशन से हो जाएगी। और आप बताओ, दिल्ली में आपको एक ठीक लाइफ जीनी है, प्राइवेट जॉब, 1 लाख रुपए का मतलब हैंड टू माउथ है। आज की डेट में तो है सर। कितनी प्राइवेट जॉब 1 लाख रुपए दे पा नहीं देती है। आप कह रहे हो दुकान खोल लूं मैं, एक मैं दुकान खोलूं, कितने रूल एंड रेगुलेशन है देश में, कितने रूल एंड रेगुलेशन। मेरी दुकान के बाहर आप 10 आदमी लाके प्रोटेस्ट, आप वो छोड़ो, मैं ऑटो चला रहा हूं, ठीक, 3 को बिठाना है पीछे, 2 को आगे बिठाना है, मैंने 5 बिठा लिए, मेरा ऑटो सीध हो जाएगा, फाइन लग जाएगा। ट्रेन में 300-300 भरे हुए हैं एक बोगी में, उसमें कोई है अकाउंटेबिलिटी किसी रेलवे की टीटी? आप ट्रेन लेट नहीं करा सकते हो 5 मिनट। आपकी हिम्मत है जाके टीटी से रेलवे से। आपको पता है रेलवे में भगदड़ हो गई थी दिल्ली में अभी पिछले साल छठ में, 6 लाख टिकट दिल्ली रेलवे स्टेशन में बेचे रेलवे ने। 6 लाख लोग किसके सिर पे बैठ के जाएंगे? मैं एक होटल चला रहा हूं और मैं अपने 6 लाख टिकट बेच दूं, 6 लाख छोड़ो 6000 टिकट बेच दूं और मेरे पास 600 के बैठने की जगह हो, कल पुलिस आके मेरे कॉलर पकड़ लेगी कि तूने 6000 टिकट कैसे बेच दिए। जब मैं एक बस वाला हूं, मैं प्राइवेट बस चलाता हूं और मैं 80 सीट में 160 टिकट बेच दूं,
और 100 लोगों को चढ़ा लूं सिर्फ, आप मेरा कॉलर पकड़ लोगे, पुलिस वाला कल को आगे पकड़ लेगा कि 80 लोग तेरी बस में थे, पहले तो तूने 160 टिकट बेचे, नहीं, ग्रेव नेग्लिजेंस। 100 लोग बैठाए कैसे? सिक्योरिटी चैलेंज। रेलवे ने 6 लाख टिकट बेच दिए पिछले साल, छठ की बता रहा हूं मैं, 2024 की, 6 लाख टिकट बेचे, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। तो भैया यही जो, इसीलिए एसएससी इस तरह है। जब रेलवे जिस इनएफिशिएंसी से चल रहा है, इतनी रोड है, सब गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पुलिस वाले इनएफिशिएंसी चल रहे हैं, तो एसएससी भी तो एक सरकारी नौकरी वाले ही चलवा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी जैसे 8th पे कमीशन में सैलरी बढ़ी। हाँ, अब आप बताओ, 8th पे कमीशन में सैलरी बढ़ गई। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी छोड़ो, जॉब नहीं किसी को गारंटी है, और आप 2.5 लाख सैलरी, उसका चार्ज नहीं होगा, उसमें 40-40 लाख लड़के नहीं घुसेंगे। अच्छा, सरकारी कर्मचारी क्या है, जितने भी रेगुलेशन है वो किसी भी प्राइवेट के यहां खड़े हो जाके उससे कुछ भी मांग सकता है, मांगते ही है। तो भैया आप ही बताओ, आप देखो 2 तरह के लोग हैं इस देश में, अब समझ लो जो हमने देश में है, एक भेड़ है और एक जो कुत्ते उन्हें गार्ड करते हैं। कभी भी आप किसी भेड़ी उसके यहां देखना, शेपर्ड क्या, भेड़े होती हैं और कुत्ते उनको गार्ड करते हैं। गवर्नमेंट जॉब का मतलब आप उस भेड़ से निकल के वो कुत्ता हो गया, जो उस पूरे भेड़ के हर्ड को जो है वो करेगा, उसको नॉनवेज खाने को। और हम सब भेड़ हैं, वो कह रहा है इधर से निकल जाओ, एक पुलिस वाला खड़ा हो जाता है, गाड़ी वाले से डर डर के उसके बगल से निकलते हैं। अगर एक सफेद वो जो ट्रैफिक वाले 4 खड़े हो जाए तो पूरी गाड़ियों का ध्यान उस ट्रैफिक पे रहता है, एक्सीडेंट गया भाड़ में, गाना सुनना बंद कर देते हैं लोग। अगर लोगों को पता लग जाए सामने चेकिंग चल रही है तो गाने, इतने नियम है। आप क्या पसंद करोगे, भेड़ बनना है वो कुत्ता बनना? आप एक मजबूर भेड़ हो, वो कुत्ता आपको ह्यूमिलिएट कर दे आपके फैमिली के सामने, आप कुछ नहीं कर सकते। इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से लड़ गए, इस देश में असंभव है। तो इसलिए सब कोई उधर जा रहा है, और इसीलिए वो सिस्टम जो है ब्रोक है। इसीलिए वो सिस्टम ब्रोकन है क्योंकि उसको करने वाले बिल्कुल स्वैग में जीरो अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबिलिटी उनसे ले नहीं सकते। टसन में बैठे हुए, टसन में क्यों नहीं बैठेंगे भाई, टसन में ही बैठे हुए हैं। जैसे आप जिन बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ऐसी क्यूरियोसिटी आती होगी कि सर एक बात बताओ, सिस्टम इतना ब्रेक डाउन हो रखा है, ठीक है, हर जगह पे कहीं पेपर लीक हो रहा है। यूपीएससी में भी बीच में जो लास्ट वाले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के, आई डोंट नो उसका लड़की का नाम क्या था, मैं नाम बोल, पूजा खेड़कर, ठीक है, ऐसे सवाल पूछते होंगे, क्यूरियोसिटी उनके, आप क्या जवाब देते हो? कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो और सिस्टम से ऊपर निकलो, यही एक तरीका है। तुम सिस्टम एज ए स्टूडेंट बदल नहीं सकते। सिस्टम से ऊपर कैसे निकला जा सकता? पास करके एग्जाम, कुत्ता बनो, भेड़ नहीं, बी अ डॉग नॉट द शीप। यही सोल्यूशन है इसका? ये और क्या सोल्यूशन है? दूसरा एक ये सोल्यूशन है भाई, और जो सीरियस सोल्यूशन है कि आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करें, बट थोड़ा डिटैच होके करें। डिटैचमेंट पे पूरा लेक्चर देता हूं मैं, डिटैच। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि 1-2 अटेम्प्ट के बाद ये फेलियर की पॉसिबिलिटी को अपने साथ रखें, कोई और तरीका भी खोजे। इस देश में बड़े कम एवेन्यू है, कहना मेरे लिए आसान है। ज्यादातर टीचर ये मतलब जो निकाल के, अब तो बहुत सारे रिजाइन करके भी आ रहे हैं, बट और कोई तरीका नहीं है इससे निकलने। कुछ ना कुछ आप प्लान भी अपने पास रखें और थोड़ा अनइमोशनली रखें। बात ये है ना कि इतना बड़ा सपना है ये गवर्नमेंट जॉब कि इसको टूटते हुए देखना एक अगले जन्म की तैयारी है। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे हीर रांझा में और रोमियो जूलियट में सुसाइड कर लेता है ना, उसको लगता है अब इस जिंदगी में मेरे को ये नहीं मिलेगी, तो अभी जिंदगी रहने। तो ये दिस कंट्री इज लेस एंजॉयबल विद अ प्राइवेट जॉब, ये सच बात है। आप ही वही मैं कह रहा हूं ना, एक प्राइवेट कॉलेज का और एक प्राइवेट जो टैक्सी चला रहा है, बस चला रहा है, उसमें और रेलवे के कर्मचारी के स्वैग में अंतर देखो। आप एक प्राइवेट डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है सर। आप एक कोई भी देख लो, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और आप एक इंजीनियर हो, तो एक इंजीनियर भी बिल्डिंग बनाता है, उस पर भी अब बिहार में रोज पुल गिर रहे हैं, आपने कितने इंजीनियर और नेताओं को जेल जाते देखा। भाई बताओ, अभी बुलडोजर से झुग्गी हटाई जा रही है, बहुत ही अच्छी चीज है। जो झुग्गी लगी होगी तो नहीं, झुग्गी हटाना तो देखो, अतिक्रमण हटाना तो बहुत अच्छा, हाँ ठीक, मैं तो एकदम सपोर्ट करता हूँ, अतिक्रमण हटाना चाहिए, कोई भी अतिक्रमण। बट जब वो अतिक्रमण लगा था 10 साल से वहां, तो कोई उसका, उस जमीन का कोई पुलिस और कोई आईएएस कोई वहां पे पोस्टेड भी तो रहा होगा, कोई जंगल में तो झुग्गी नहीं लग गई। उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनको कोई उनका नाम क्यों नहीं जानता है, उनका नाम क्यों नहीं है? उन झुग्गियों के बगल से जब सरकारी गाड़ियां जाती थी, जो भी एमसीडी रही हो, कुछ भी रही हो, जो आज बुलडोजर चला रहे हैं, वो 10 साल पहले से वो कहां थे? वो कहां थे? अगर वो कहते हैं कि हमें सीएम ने ऑर्डर दिया तो लिखित ऑर्डर दिखाए,
तुम देश के नीचे ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हो कि तुम ही बता रहे हो कि बीजेपी थी को, तुम्हारा इससे क्या मतलब? तो जीरो अकाउंटेबिलिटी। जिसके घर थे उसके घर भी कहते हैं झुग्गियां थी, लीगल थी, उजड़ जानी चाहिए, सब उजड़ जानी चाहिए, एक एक झुग्गी हटनी चाहिए। बट आप ये बताओ, जब झुग्गियां लग रही तो वहां था कोई? इतना अवैध अतिक्रमण हो रहा है जिसपे बुलडोजर चल रहा है भाई। कोई ऐसा तो नहीं कि घर में किसी ने नोट गाड़ लिए, पुलिस वाले या ये जो भी एमसीडी वाले नहीं जान पाए। पूरी पूरी बिल्डिंगें इलीगल खड़ी हुई हैं, कोई वहां का कोई अकाउंटेबल ही नहीं है अधिकारी। दिस लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज व्हिच आई एज अ वर्कर विल लव। You want job in government school, your child will study in private school. आप जॉब सारी गवर्नमेंट की चाहते हैं, सर्विसेज सारी प्राइवेट की चाहते हैं, ये इस देश में सस्टेनेबल नहीं है। वाह। आपको जॉब गवर्नमेंट करानी है पर एग्जाम प्राइवेट बॉडी लेगी, नॉन सस्टेनेबल। कुछ ना कुछ होगा, ऐसी गड़बड़ी हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगी। और गवर्नमेंट बॉडी इतनी बड़े 30 लाख लोगों का एग्जाम आप गवर्नमेंट बॉडी से कराओगे तो उसका बजट हजारों करोड़ में जाएगा। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम इसीलिए शुरू करी क्योंकि वाया ब्यूरोक्रेसी एक गरीब तक 100 रुपए पहुंचाने में 900 रुपए तो गवर्नमेंट सैलरी लगती है। एक गरीब तक अनाज पहुंचाने में अनाज आप 100 रुपए का पहुंचा रहे हो, जिस सरकारी कर्मचारी के जरिए पहुंचा रहे हो उसकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए और पे कमीशन लगा दे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट नोट देने शुरू करे, इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं। ओके। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और वही इसका मजा और चार्म है। इतनी साइक्लिक प्रॉब्लम है कि आप और हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। कागज पे मैं लिख के, आप कहो तो तांबे के पत्ते पे लिख के यहां मैं गड़वा दूं आपके घर के आगे, और 50 साल बाद हम लोग अगर जीवित रहे तो आके उसको खोद के निकालेंगे। इसमें आप कुछ भी बदल ले जाओ। उसका कारण है कि जो इसमें थोड़े भी वेल टू डू होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट के साथ लाइन हो जाते हैं या भग जाते हैं देश। बस दो ही चीज है। बच्चों को क्या एडवाइस करोगे लास्ट भाई प्लान भी रखो, एक अनइमोशनली, थोड़ा ज्यादा सरकारी नौकरी से अटैच ना हो, मेहनत करो पूरी। और जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था डिटैच। अब वो डिटैच लोग समझ ही नहीं पाते, डिटैच का क्या मतलब है। डिटैच का मतलब ये है कि आप, विराट कोहली जब क्लास में, मैं ये सब एग्जाम्पल देता हूँ, विराट कोहली जब छक्का मारा था ना एक पाकिस्तान की बॉलर की बॉल, तो वो देश के बारे में और झंडे के बारे में और पब्लिक बारे में नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ बॉल की सीन देख रहा था। बैट्समैन जब खेलता है तो अनइमोशनली खेलता है। आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो आप बेस्ट पहाड़ तब चढ़ पाओगे जब बार बार नीचे ना देखो। इस बात से डिटैच हो जाओ कि आप फिसल के गिर सकते हो या नहीं गिर सकते। कहना मेरे लिए आसान है, पर इसको डिटैचमेंट बोलते हैं। अनइमोशनली एक प्लान बी की तैयारी रखें अपने पास, और ये मान के चलें कि सरकारी नौकरी न मिलना भी एक जीवन है, और वो जीवन भी लोग जी रहे हैं। मैं चाहूंगा, मैं तो क्या ही मदद कर पाऊंगा, मगर मैं चाहूंगा कि आपकी समस्या सबकी सॉल्व हो, पर बहुत ही इसके कम चांस है, वो रियल चेंज नहीं आ पाएगा। मतलब आप ये बताओ कि इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं कि जिनको अगर मान लो पेपर लीक कराना भी था, मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं, वो पेपर लीक कराने के साथ ये भी बेवकूफियां कर रहे हैं कि सवाल गलत दिए दे रहे हैं कि पकड़ ही जाओ बिल्कुल। भाई मुझे अगर पेपर लीक भगवान न करे कराना हो तो पहले तो मैं उसको परफेक्टली कंडक्ट कराऊं कि सिर्फ एक ही उसमें इलीगल चीज हो, जो है पेपर लीक। तुम पेपर लीक भी करा रहे हो, गलत सवाल भी डाल रहे हो, सेंटर भी 1000 किलोमीटर दूर भेज रहे हो, और मतलब सब जितनी समस्याएं हो सकती हैं, ये इनकॉम्पिटेंस है। इसके पीछे ये भी तो एक रीजन हो सकता है ना कि सरकार ने एक मिस कमिटमेंट कर दी कि इतनी नंबर ऑफ जॉब्स हैं, बट एक्चुअल में वो ग्राउंड पे जॉब्स तो है ही, जॉब्स तो है ही। आप एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, जॉब्स तो दे ही देगी सरकार जब उसने निकाली। एप्लीकेशन इतनी आ गई, आपको एप्लीकेशन ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और अभी आप देखना 10 साल बाद इस देश में 2.5 करोड़ लोग, अभी एआई आया है, सब कहाँ जाएंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे। इस देश में एक ही टिकट है आपके पास, वो है गवर्नमेंट जॉब। और मेरा मानना है कि ज्यादा इन चक्करों में भी ना पड़े, कर लिया करें तैयारी। सच बता रहा हूं मैं, अपने फायदे के लिए तो चलो मेरा तो फायदा हो ही जाएगा, मगर कर लिया करें सच में यही एक चीज है जो इस देश से आपको, इस देश में रहते हुए आपकी जिंदगी बेहतर कर सकती है। वरना तो सच में स्ट्रगल है, मगर उसको करते समय थोड़ा डिटैच रहे, अनइमोशनल रहे ना। इतना इमोशन के साथ करोगे कि लौट के वापस कैसे जाऊंगा, घर से तिलक लगा के ना निकले कि अब मैं जा रहा हूं, अब मैं ये सब नहीं है ना। उसको आराम से करें और प्लान भी रखें पूरे साथ। डन है सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आपका वो जो बोलने का जो तरीका है ना, जो आवाज में जो बुलंद आवाज से आप बोलते हो, अच्छा लगता है। ठीक है जी, अगली बार मिलते हैं जल्दी। डन सर, धन्यवाद।